गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का 2001 ईयर में जो एग्जाम हुआ था उसका लास्ट एग्जाम वाला क्वेश्चन करेंगे। मतलब 2001 में टोटल 5 एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, तो हम सेट 5 आज लास्ट करने जा रहे हैं 2001 वाला। उसके बाद 2002 का या 2018 या 19 वाला लास्ट से करेंगे। तो देखिए मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेन डायग्राम से संबंधित है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जीके में फेल हो गए और 25% विद्यार्थी मतलब अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास यानी कि उत्तीर्ण हुए, जो दिया गया है। ऑप्शन है 40%, 45%, 48%, 50%। ऐसे प्रश्न को आपको मौखिक ही बनाना है, लेकिन हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं। पहला वेन डायग्राम से देखिए, ये पहला आरेख बनाए और ये दूसरा। तो यहाँ पर मतलब पहला वृत्त जो होगा किसको दिखा रहे हैं, जीके, और दूसरा जो है इसे दिखा रहे हैं अंग्रेजी को। अंग्रेजी को मतलब जिसे इंग्लिश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रश्न में दिया है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जीके में फेल हो गए, मतलब टोटल जीके में फेल होने वाला कितना है, 35%। इसके बाद देखिए टोटल अंग्रेजी में फेल होने वाला कितना है, जो दिया है 25% अंग्रेजी में फेल हो गया है। अंग्रेजी में फेल होने वाले की संख्या कितना है, 25%। इसके बाद देखिए आपके प्रश्न में एक चीज ये दिया गया है कि दोनों में, तो दोनों का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। दोनों का मतलब होता है ये वाला भाग है जो जीके में भी फेल हुआ है और अंग्रेजी में भी फेल हुआ है। तो दोनों में फेल हुआ है जो दिया है 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए हैं, तो 10% यहाँ पर हमने दे दिया। मतलब ये 10% जो स्टूडेंट है जो जीके में भी फेल हुए हैं और अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं, तो आपको बताना है कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखिए ये टोटल जीके में 35% फेल हुआ है, उसमें से 10% दोनों में है, तो सिर्फ जीके में कितना फेल हुआ है, तो 35% में से 10% को घटा देंगे, मतलब सिर्फ जीके में मतलब केवल जीके में कितना परसेंट फेल हुआ है, 25%। इसके बाद देखिए अब टोटल 25% है इंग्लिश में फेल, उसमें से 10% दोनों में है, तो 25% में से 10% को घटा देंगे तो कितना आएगा, 15%। तो ये 15% होगा जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुआ होगा। अब देखिए मतलब सिर्फ जीके में फेल, सिर्फ अंग्रेजी में फेल और दोनों में फेल, इतना मिलाकर मतलब 25%, 10% और 15% तीनों को मिलाएंगे जो कुल फेल निकलेगा, कुल फेल का परसेंट निकलेगा। मतलब जितना स्टूडेंट दिया है एग्जाम उतना में कुल फेल का प्रतिशत निकलेगा। तो 25 और 10 कितना को जोड़िए, मतलब 25% प्लस 10% और प्लस 15%, तो जोड़ेंगे तो 25 15 40 और 10 50% फेल हो गया। मतलब टोटल स्टूडेंट 100% होता है ना, टोटल कितना होता है आपको पता होना चाहिए, टोटल कितना होता है 100%। तो 100% में से 50% फेल है, तो 100% में से 50% घटा देंगे वही होगा पास, यानी कि पास का प्रतिशत कितना है 50%। ये आपको मौखिक भी बना सकते थे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये आपको ये भी तरीका आना चाहिए, अगर जो इस आरेख का यूज नहीं करना चाहते हैं वेन डायग्राम का, तो दूसरा तरीका शॉर्टकट ये भी है, आपको फार्मूला आना चाहिए। शॉर्टकट में ये है फार्मूला कि अगर जो कुल फेल निकालना रहे, कुल फेल का प्रतिशत निकालना रहे, तो क्या करते हैं, मतलब जैसे पहला में फेल मतलब अंग्रेजी में फेल या जीके में फेल है जो, फिर दूसरा में फेल मतलब यहाँ पर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में फेल और माइनस दोनों में फेल, मतलब क्या ये 10 यहाँ पर होता है जो, यहाँ पर दोनों कर सकते हैं, दोनों में फेल, दोनों में फेल। अगर जो ये निकालना रहेगा तो कुल फेल निकालेंगे कैसे, अंग्रेजी में फेल, जीके में फेल और माइनस दोनों में फेल, ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है 35% टोटल दिया है, इंग्लिश में कितना 25% दिया है और दोनों में 10% दिया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कुल अंग्रेजी में फेल, कुल हिंदी, कुल अंग्रेजी में ये किया था क्या था 35% था कुल क्या जीके में फेल और 25% था कुल अंग्रेजी में फेल और दोनों में 10%। तो इसे आप हल कर सकते हैं। 35 से 25 कितना होता है 60%, में से 10% को घटा देंगे तो 50% होगा जो कुल फेल। तो 100% में से फिर 50% को घटा देंगे तो चला आएगा, ये 50% फेल हुआ तो 50% क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। आपको इतना आना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 50% पास, ये ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था, इसे मौखिक भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में रहेगा कुल पास निकालने का, तो पहला
पहला विषय में कुल पास, दूसरा विषय में कुल पास और दोनों विषय में कुल पास, ऐसे करके निकालते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल है। एक दुकानदार ने 34 रुपया के 8 तालों की दर से ताले खरीदे, मतलब 8 ताला खरीदता है 34 रुपया में और उन्हें 57 रुपया के 12 तालों की दर से बेच दिया। 900 रुपया का लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब 900 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कितना ताला बेचना होगा। तो देखिए 900 रुपया का लाभ चाहिए, कितना ताला पर, तो एक ताला पर कितना लाभ होता है वो निकाल लेंगे तो आपको ये निकल जाएगा। तो आपको क्रयमूल्य दिया है क्या, 34 रुपया के 8 ताला खरीदता है, 34 रुपया में 8 ताला खरीदता है, यानी कि 8 ताला का क्रयमूल्य कितना है 34 रुपया। तो एक ताला का क्रयमूल्य निकाल लेंगे, उसी प्रकार से एक ताला का भी क्रयमूल्य निकाल लेंगे और एक ताला का लाभ निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, क्रयमूल्य को हम लोग सीपी से लिखते हैं ना और विक्रयमूल्य को एसपी से लिखते हैं, इतना आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार ने 34 रुपया के 8 ताले की दर से ताले खरीदे मींस क्रयमूल्य, यानी कि 8 ताला खरीदता है 34 रुपया में, तो एक ताला खरीदेगा 34/8 रुपया में। कितना, एक ताला का क्रयमूल्य हो गया 34/8 रुपया, या आप ऐसे भी जानते हैं रुपया बटा वस्तु। रुपया बटा वस्तु मतलब इसमें समझते हैं ना कि एक वस्तु का क्रयमूल्य निकलता है या एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकलता है। तो 34 रुपया हो गया और 8 वस्तु था मतलब ताला था, मतलब एक ताला का क्रयमूल्य कितना हो गया 34/8 रुपया। उसके बाद दिया गया है 57 रुपया के 12 ताला की दर से बेचता है, यानी कि 12 ताला बेचता है कितना रुपया में, 12 ताला बेचता है 57 रुपया में। तो एक ताला बेचेगा 57/12 रुपया में, एक ताला बेचेगा 57/12 रुपया में। अब देखिए इसे कैंसिल होता है तो कैंसिल थोड़ा काट देते हैं, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 17 दूनी 34 मतलब 17/4 रुपया ये हो गया ना। और ये देखिए 19 तिया 57 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 मतलब 19/4 रुपया। तो आपको लाभ जो बोल रहा है, लाभ मतलब जिसे प्रॉफिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य मतलब एसपी माइनस सीपी, ये तो आपको पता ही होगा। तो 19/4 ये हुआ, में से घटा देंगे कितना 17/4 को, 19/4 में से 17/4 को घटा देंगे तो 2/4 होगा ना, 2/4 मतलब 1/2 रुपया, यानी कि ये एक ताला का क्रयमूल्य था, ये एक ताला का विक्रयमूल्य था, ये क्या निकले हैं आपको पता होना चाहिए। एक ताला के बारे में हमने ये सब निकाला, एक ताला का क्रयमूल्य 17/4 रुपया, एक ताला का विक्रयमूल्य 19/4 रुपया, तो लाभ निकाले हैं वो भी एक ताला का लाभ हुआ 1/2 रुपया। 1/2 रुपया को आधा रुपया भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर जो यहाँ भी दिखता होगा या यहाँ लिख देते हैं, मतलब 1/2 रुपया, 1/2 रुपया लाभ होता है कितना पर, 1/2 रुपया लाभ होता है एक ताला पर। एक ताला पर कितना होता है, एक ताला पर लाभ होता है आधा रुपया, या ऐसे भी बोल सकते हैं आधा रुपया लाभ होता है एक ताला पर। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 900 रुपया लाभ, 900 रुपया में कितना ताला होगा, यही प्रश्न बोल रहा है ना। 900 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना ताला उसे बेचना होगा। तो देखिए यहाँ पर से हम चुकी से भी बना सकते हैं कि आधा रुपया में आधा रुपया लाभ होता है एक ताला पर, तो 1 रुपया लाभ होगा, 1 रुपया लाभ होगा कितना ताला पर, 1 बटा, फिर यहाँ आधा लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मतलब 2 ताला पर। इतना आपको पता होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। शॉर्टकट भी इसका बताएंगे कैसे करते हैं, तो एक नियम से आपको बता रहे हैं कि आधा रुपया लाभ होता है एक ताला पर, आधा रुपया लाभ होता है एक ताला पर, तो 1 रुपया लाभ होगा 2 ताला पर। अब यहाँ पर से आपसे पूछ रहा है कि 900 रुपया लाभ होगा कितना ताला पर, तो 2 गुना 900 यानी कि बोल सकते हैं 1800 ताला पर। ये आपको पूरा बेसिक से बताए, मतलब 1800 ताला आपका हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा। तो 1800 कितना ऑप्शन में दिया गया है, 1800 ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और इसका देखिए निकालने का है शॉर्टकट वे में, ये तो आपको समझाएं, बेसिक नहीं ये था बेसिक, आप अगर जो नहीं आता तो, लेकिन इतना हम नहीं करते, डायरेक्ट कैसे करते देखिए। 1/2 रुपया लाभ हो रहा है कितना ताला पर, एक ताला पर, ये तो आपको इतना अंडरस्टूड रहना चाहिए, मौखिक भी कर सकते हैं। आधा रुपया लाभ होता है एक ताला पर, मतलब 1 है तो इधर आधा है, या आधा है इसका इधर दुगना है 1। अब उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, इधर पर कितना, इधर लिखा गया है रुपया के पैसे आपको लिखा गया है, ध्यान से देखिए, आपको लिखा गया है 900 रुपया, मतलब इधर लिखा गया है 900, यहाँ कितना लिखा गया है 900 रुपया। 900 रुपया में कितना ताला होगा जो, तो देखिए एक एक नियम से भी, या उसी को रेशियो भी बोलते हैं, कर सकते हैं। 1/2 रुपया है, इधर एक ताला है, मतलब इधर दुगना हो रहा है ना, 1/2 में 2 से गुना करते हैं तो 1 आता है,
उसी प्रकार से 900 में ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, इधर भी 2 गुना का रेशियो होगा, रेशियो से चल रहे हैं, मतलब 900 गुना 2 होगा, मतलब कितना 1800। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, एक एक नियम का ही है, लेकिन रेशियो मेथड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि 1/2 रुपया लाभ होता है एक ताला पर, मतलब 1/2 रुपया, इधर एक ताला, यानी कि दुगना हो रहा है रुपया से ताला। उसी प्रकार से यहाँ 900 तो कितना ताला होगा 900 रुपये में, तो 900 का दुगना करेंगे तो 1800 ताला होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड, मतलब ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 36, ये क्वेश्चन नंबर था 36, ये फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था 37। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। लिखा गया है एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपया दिया, सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपया दिया, मतलब आगे पढ़ लीजिए उसके बाद बनाएंगे। अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12वां भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया, मतलब उसके पास अभी 2 बेटा हो गया। अब आगे लिखा है जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया उतना सबसे छोटे पुत्र को दिया था, ये भी लिखा गया है, मतलब तथा लिखा है सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया, तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली, मतलब उस व्यक्ति के पास टोटल संपत्ति कितनी थी जो पहले पता करना है। तो मान लीजिए कि वह जो व्यक्ति था उसके पास 100 रुपया की संपत्ति थी, कुल संपत्ति कितना थी, कुल 100 रुपया उसके पास थी। अब देखिए उसके पास 3 बेटा है, एक है जो सबसे बड़े है और एक दूसरा बेटा है और एक सबसे छोटा बेटा है। तो यहां से आपको समझना है कैसे कैसे दिया है, जो 100 रुपया उसके पास टोटल संपत्ति है, उसमें से आपको 2500 रुपया दे दिया है सबसे बड़ा बेटा को, सबसे बड़ा बेटा को कितना दिया है 2500 रुपया, ठीक। उसके बाद दिया गया है कि अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12वां भाग दूसरे पुत्र को दिया, ये 2500 रुपया तो हो गया सबसे बड़े बेटा को। अब दूसरा व्यक्ति मतलब उसका दूसरा पुत्र है उसको कितना दिया, उसका जो कुल संपत्ति था उसका 5/12वां, तो x का 5/12वां कितना होगा, का मतलब गुना, तो x गुना 5/12, ये दिया आपको दूसरा पुत्र को। अब तीसरा पुत्र को मतलब जो सबसे छोटा है उसको क्या दिया है, लिखा गया है तथा सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया, मतलब सबसे छोटे पुत्र को उतना रुपया दिया जितना ये दोनों को दिया था, मतलब ये दोनों को मिलाकर जो होता है वो सबसे छोटे पुत्र को दिया। तो देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 2500 प्लस 5x/12, मतलब इतना रुपया था जो मतलब ये दोनों का बड़े को और दूसरा जो पुत्र था दोनों को मिलाकर जो रुपया हुआ वो दिया सबसे छोटे पुत्र को। तो पूछ रहा है प्रश्न में सबसे छोटे पुत्र को कितना रुपया दिया जो, तो देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, x के बराबर है। तो देखिए समझिए सबसे पहले 2500 करेंगे प्लस 5x/12 प्लस मतलब ये सबसे बड़े पुत्र को, ये दूसरा पुत्र को और ये तीसरा पुत्र को, मतलब क्या 2500 प्लस ये ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहला का ये दूसरा का और ये x लिखे हैं 5x/12, ये तीसरा पुत्र को मतलब ये दोनों मिलाकर दिए हैं जो, ये किसके बराबर है x के बराबर है, इतना तो आप समझते होंगे। अब इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करने का भी आसान तरीका है, कैसे, जो देखिए ये 2500 और ये 2500 दोनों कितना हो जाएगा 5000, तो पहले 5000 हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए 5x/12 और 5x/12 तो 10x/12 हो जाएगा ना, 10x/12 इतना तो आप समझते होंगे। उसके बाद बराबर x है, अब देखिए यहाँ पर बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये देखिए एलसीएम होगा 12 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 12×5 60 मतलब 60,000 हो जाएगा, ये 60,000, 12×5 60,000 हो गया गुना किए तो, और ये प्लस 10x ऐसा ही रहेगा और बटा 12 होगा बराबर x बटा 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60,000 बराबर क्या हो जाएगा 60,000 प्लस 10x बराबर 12x। इसे आप मौखिक भी कर सकते हैं लेकिन हम एक एक स्टेप बता देते हैं। 10x इस तरफ जाएगा तो 2x हो जाएगा, मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा 60,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30,000, x बराबर 30,000 हो गया, जो आप समझे। या इतना कैलकुलेशन नहीं करने का था, हम एक एक स्टेप करके बताए इसलिए इतना लेंदी हो गया। x का मान 30,000 चलाया तो सबसे छोटे पुत्र को कितना मिला है जो पूछ रहा है, मतलब सबसे छोटे पुत्र को जो मिला है वही आपको निकाल कर बता रहे हैं। तो कितना मिला था 2500 प्लस 5x/12, तो x का मान कितना है 30,000
बटा 12। इसे हल कीजिए, यही आपको सबसे छोटे पुत्र को जो मिला बता देगा। तो देखिए इसे हल करते हैं कैसे, समझिए। ये 6 से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक। तो 6 दूनी 12 और 6 बचे 30, मतलब ऐसे हमने कैंसिल कर दिया। और फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 2512। तो 25 पचे 25 से 125 और 2500, मतलब ऐसे 2500 प्लस 100 2500। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो पहले ऐसे हो गया। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 12,500 और 2,500, 12,500 और 2,500 कितना होगा, 12,500 और 2,500। पहले ये है 500 इसमें दे दिए तो 13,000 हो गया, 13 दू 15,000, मतलब टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपया हुआ जो सबसे छोटे पुत्र को मिला। सबसे छोटे पुत्र को कितना रुपया उस व्यक्ति ने दिया था, 15,000 पूरे, मतलब 2,500 और 12,500। तो 15,000 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको 3 क्वेश्चन अभी तक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे मिटाने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 4, मतलब 1 2 3 मतलब 36 37 38 तो बता दिए। अब 39 पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको टफ भी लग सकता है। एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी, मतलब कुछ भोजन का सामग्री था। रसद मतलब वही होता है। 10 दिनों के बाद आदमियों का 1/5वां भाग पलायन कर गया, मतलब चला गया, और वह पाया गया कि रसद मतलब भोजन अब उतने ही दिन चल पाएगी जितना कि पहले चलता था। तो वह अवधि क्या थी। तो क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए, मतलब आपको लिखा है नहीं कितना दिन के लिए, निश्चित दिनों के लिए रसद था। मतलब कोई किला में दुर्ग सेना मतलब कोई सैनिक के पास या सैनिकों का समूह है, उसमें कुछ निश्चित दिन के लिए भोजन सामग्री था। तो कितना सेना है जो भी नहीं पता है, और कितना दिन के लिए दिया है जो भी नहीं पता है। तो हम मान लिए यहाँ पर लेकिन लिखा गया है कि 10 दिनों के बाद, मतलब शेष जो भोजन चलेगा बचे हुए सैनिक में, उसके बारे में बता रहा है। जैसे ही 10 दिन बाद ऐसा लिखा रहेगा, चाहे 1 दिन बाद, तो आपको पता होना चाहिए शेष के बारे में बोल रहा है। तो दुर्ग सेना के पास निश्चित दिनों के लिए रसद थी, मतलब कोई सैनिक शिविर में कोई निश्चित दिन के लिए कितना आदमियों के लिए कुछ सामान था। तो मान लिया कि उस जो दुर्ग सेना था उसमें एम सैनिक था। एम सैनिक था मतलब कितना आदमी है जो बताना है, एम फॉर मान लिए, मतलब एम आदमी था कितना दिन के लिए, निश्चित दिनों के लिए। तो मान लिए कि डी दिनों के लिए था रसद सामग्री, मतलब किसी सैनिक शिविर में एम आदमी था और डी दिनों के लिए उसमें भोजन चल सकता था। तो 10 दिन बाद बोल रहा है, मतलब शेष काम कितना हो जाएगा, मतलब शेष भोजन चलेगा इतना, मतलब एम आदमियों के लिए चलेगा जितना भी दिनों की संख्या रहेगा उसमें से 10 दिन कम। इसके बाद देखिए बोल रहा है प्रश्न में क्या, कि 10 दिनों के बाद आदमियों का 1/5वां भाग पलायन कर गया। आदमी टोटल कितना था, एम। तो एम का कितना, एम का मतलब टोटल आदमी एम था, एम में से चला गया उसका 1/5वां भाग, मतलब उसमें से घटा देंगे, मतलब टोटल एम था, इसमें से एम का 1/5वां भाग पलायन कर गया। तो वह सामग्री कितना दिन चलेगा, जो ये आपसे पूछ रहा है, कितना दिन मतलब दी। तो यहाँ पर से देखिए आप बना सकते हैं शॉर्टकट में से, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ इसे आपको सजाना था। तो m माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं m/5 का मतलब गुना होता है ना, तो का मतलब गुना हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो m गुना 1/5, इसे आप शॉर्टकट में से हल कर सकते हैं, इतना तो हमको आप बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, md माइनस 10m हो जाएगा, मतलब m से दोनों में गुना किए। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, 5m माइनस m, तो कितना हो जाएगा 5m माइनस m, तो हो जाएगा 4m/5 गुना d। इतना आप समझोगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कोई डर नहीं है, या आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये 5 को इधर लेकर आएंगे ना, 5 इधर आएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा 5md और माइनस 10 बचे 50m, इधर कितना है 4m और गुना d है। अब देखिए md को एक तरफ कर देंगे, 5md में से 4md जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं, इधर 5md प्लस में है, प्लस 4md इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4md, और इधर माइनस है जो ये इस तरफ जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस 50m। इतना आप समझे। तो 5md में से 4md जाएगा तो 1md बचेगा ना, और यहाँ पर देखिए 50m पहले से ही है,
तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान कितना चला आया 50, यानी कि टोटल दिन था जो कितना 50 दिन। इतना आप समझे, दिनों की संख्या कितना चला आया 50, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। इतना आप समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्टॉक वाला क्वेश्चन है। राहुल ने 1500 रुपया का स्टॉक मतलब शेयर खरीदा, और जब उसका मूल्य दुगना हो गया, मतलब 1500 रुपया का शेयर खरीदा कब, जब उसका मूल्य दुगना हो गया, तो उसमें से 2/3 शेयर उसने बेच दिया। उसने शेष स्टॉक का क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य से बेचा। शेष स्टॉक जो बचा, पहले 2/3 बेचा तो शेष कितना बचा 1/3, तो 1/3 शेयर को क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य से बेच दिया, तो उसका कुल मुनाफा कितना हुआ। तो देखिए आपको सिंपल वे में समझाते हैं कि 1500 शेयर खरीदा, कब खरीदा, जब उसका मूल्य दुगना हो गया। 1500 शेयर खरीदा, तो मान लीजिए कि एक शेयर खरीदा है, एक शेयर जिसे स्टॉक भी बोल सकते हैं, 1 रुपये में खरीदा, एक शेयर 1 रुपये में खरीदा, तो 1500 शेयर कितना में खरीदेगा, 1500 शेयर 1500 रुपये में, इतना आप समझे। 1500 शेयर 1500 रुपये में खरीदा, बोल रहा है मूल्य जब दुगना हो गया तब ऐसा 1500 शेयर खरीदता है। मूल्य जब दुगना हो गया तब मूल्य दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूनी 300 या 3000 इसे बोल सकते हैं, मतलब 3000 रुपया हो गया जब मूल्य दुगना हो गया तब। उसके बाद बोल रहा है प्रश्न में कि उसमें से 2/3 शेयर को बेच दिया, तो 2/3 मतलब 3000 का 2/3 बेच दिया, तो कितना 3000 का 2/3 होगा, तो 3 से एक बार में कटेगा 1000, मतलब 2000 रुपया का पहले उससे मुनाफा हो गया। अब उसके बाद देखिए मतलब 2000 का ये लाभ हो गया, जिसे मुनाफा भी बोल सकते हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है प्रश्न में कि उसने शेष शेयर को क्रय मूल्य के 5 गुना से बेच दिया। क्रय मूल्य के 5 गुना से मतलब ये तो क्रय मूल्य पहले कितना था कि 1500 रुपया, वही ना क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य के 5 गुना, ये मतलब इसका क्या बोल रहा है, ये यहाँ लिख देते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है 1500 का 5 गुना, पहले था दुगना अब था 5 गुना दे रहा है, तो 1500 का 5 गुना कितना हो जाएगा 7500, इसका बोल रहा है, या 7500 आप लिख भी सकते हैं, 1500 का 5 गुना 7500। तो शेष शेयर बेचता है, पहले कितना 2/3 बेचा, पहले 2/3 बेचा, तो शेष कितना बचा 1/3, तो 1/3 बेच रहा है, तो 7500 का 1/3 कितना होगा 2500, या पैसे भी बोल सकते हैं, मतलब 2500 रुपया का मुनाफा। तो कुल मुनाफा कितना होगा, कुल मुनाफा बराबर, आप जानते होंगे कुल मुनाफा बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे, शुरू में 1500 था उसे घटा देंगे 1500 रुपया, मतलब 2000 या 2000 बोल सकते हैं, प्लस 2500 और माइनस 1500। तो इसे हल कीजिए, तो देखिए 2000 में से 1500 घटा देंगे तो 500 बचेगा, और 2500 और 500 कितना हो जाएगा 300। 300 मतलब 3000 रुपया का उसे कुल मुनाफा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका डी। सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कैसे, ये था क्वेश्चन नंबर कितना 39 के बाद आपको बता दिए ये क्वेश्चन नंबर आपको बताएं जो था 41 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 41। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 मतलब 40 नंबर क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था, 40 पहले बता देते हैं। यदि आपके प्रश्न में दिया गया इस प्रकार से 5 + 2√3, 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3, 7 + 4√3 ये दिया गया है, और बराबर में लिखा गया है a + b√3, a + b√3। तो कौन सा ऑप्शन ए और बी का मान होगा, ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है ABCD। देखिए इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब क्या, परिमेयकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं, मतलब अंश में कितना है 5 + 2√3 है ना, और नीचे जो हर में रहता है तो उसका यहाँ पर साइन चेंज करके मतलब 7 - 4√3 करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, मतलब 7 - 4√3, और नीचे तो पहले से 7 + 4√3 है ही, इसी में गुना कितना से करते हैं 7 - 4√3। ये पहला स्टेप को इसे आप मौखिक कर सकते थे, लेकिन हमें बताना है तो लिखकर ही बताएंगे। इसके बाद देखिए ऊपर को गुना कीजिए, तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35, उसके बाद 2√3 × 7 तो 14√3 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए फिर 5 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 × 20√3, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और √3 × √3 तो 3 मतलब कितना हो जाएगा 24। 4√3 गुना 2√3 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और 3 × √3 3, तो 8 × 3 24 हो जाएगा, मतलब 24 जिसे बोलते हैं।
उसके बाद यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कितना हो गया a प्लस बी रूट 3, ये ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब इसके बाद एक स्टेप और करते हैं, नीचे में क्या हो जाएगा, ये तो 7×7 49 होता है माइनस 4√3 का स्क्वायर कितना होगा 4×4 = 16, √3 गुना √3 तो 3, तो 16 गुना 3 48 हो जाएगा, मतलब 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब इतना बटा 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। मतलब अंश में कितना हो गया 35 में से पहले 24 घटाइए, तो 35 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, और ये देखिए 14√3 में से 20√3 जाएगा तो माइनस 6√3 बचेगा, इतना बराबर कितना हो जाएगा a प्लस b रूट 3। अब इसे थोड़ा सा मतलब इतना बटा 1 लिखे या नहीं लिखेंगे, एक हुआ जो, अब इसे सजाकर लिख देते हैं 11 प्लस, यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो माइनस में लिखना होगा 6√3 को। अब यहाँ देखिए या ऐसे ही -6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -6√3 को एक साथ ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पर a प्लस b रूट 3। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर मतलब तुलना करेंगे, हिंदी में इसे तुलना बोल सकते हैं, मतलब बराबर के दोनों तरफ तुलना करेंगे। तो देखिए a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 11 है, मतलब a का मान हो गया 11, a बराबर हो गया 11। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस है, प्लस का चिन्ह यहाँ भी, प्लस का चिन्ह यहाँ भी। अब देखिए √3 है, √3 है, मतलब b का गुणांक √3 है, तो यहाँ किसका गुणांक √3 है -6 का, मतलब b का जगह पर कितना है -6, तो a का मान 11 और b का मान -6। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका, बहुत अच्छा है, पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तो बता दिए, 41 भी हो गया। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी कितनी दो अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। दो अंकों वाली संख्या आपको पता होगा, एक अंक वाली संख्या तो 0 1 2 3 4 9 तक होता है एक अंक वाली संख्या। दो अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है 10 से, मतलब दो अंकों वाली संख्या होता है 10 11 इसी प्रकार से लेकर 99 तक, ये है दो अंकों वाली संख्या। तो प्रश्न में बोल रहा है क्या कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। तो देखिए 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, मतलब 10 ऐसे आपको बता रहे हैं कि 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, तो इकाई अंक यहाँ पर कितना है 0, इकाई अंक क्या है 0, मतलब 0 होना चाहिए 8 तो नहीं है। 11 का स्क्वायर करके देखिए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इकाई अंक कितना है 1, तो 1 8 के बराबर नहीं है, मतलब इकाई अंक 8 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कोई नहीं होगा, मतलब आपको ये आना चाहिए, क्यों नहीं कोई होगा, आपको ये आना चाहिए कि कोई किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये भी आपको कारण हम बता देते हैं। कारण में यहाँ पर तो 8 भी पूछ रहा था, अगर जो 7 भी पूछता तब भी नहीं होता, 3 पूछता तब भी नहीं होता, और 2 पूछता तब भी नहीं होता। मतलब किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक, ये इकाई अंक हम लिख रहे हैं, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 ये नहीं होता है। कैसे नहीं होता है जो समझिए, कारण इसका आपको बता रहे हैं। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो ये कंसेप्ट समझिए, बहुत काम आएगा वर्ग और वर्गमूल वाले भी चैप्टर में। तो देखिए आपको वर्ग संख्या यही ना है, मतलब 1 से लेकर 10 तक वर्ग किए हैं हम, जिसमें देखिए इकाई अंक 1 तो ये 1 है, मतलब 1 आया है, 1 के बाद एक जो आया है उसको हम टिक मारते हैं, जो नहीं आया उसे क्रॉस से लिख रहे हैं, ठीक। तो 1 आया है, 2 नहीं आया है, 3 आया है, देखिए 3 भी कहीं पर आपको इकाई अंक आपको सिर्फ देखना है, यहाँ पर तो 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो कहीं पर भी इकाई अंक दिख रहा है 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर किए हैं, वर्ग किए हैं, उसमें से इकाई अंक कहीं पर भी 2 है नहीं ना, तो हम यहाँ पर लिखें, मतलब ये हाँ और ये नहीं लिख रहे हैं इस प्रकार से कि इकाई अंक होगा और ये इकाई अंक नहीं होगा जो, तो समझना है आपको ध्यान से कि 2 नहीं है। अब 3 देखिए, 3 भी कहीं नहीं दिख रहा होगा, मतलब 1 से 10 तक स्क्वायर किए हैं तो 3 भी कहीं पर नहीं है। उसके बाद 4 देखिए, 4 है ना, 4 किसका आता है 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, मतलब 4 इकाई अंक है, मतलब 4 होता है। उसके बाद देखिए ध्यान से 1 लिखे, 2 लिखे, 3 4 5 तो होता ही है, 5 का स्क्वायर 25 करते हैं तो 5 हो जाता है।
होता है जिसको इस तरफ लिख रहे हैं। फिर देखिए 6 भी होता है, 4 का स्क्वायर में 16 में 6 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 में 6 हो गया, मतलब 6 भी होता है। फिर 5 6 अब 7 देखिए 7 कहीं पर नहीं दिख रहा है तो 7 नहीं होता है। उसके बाद 8 देखिए 8 भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद 9 देख सकते हैं 9 है ना, कहीं पर 9 है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 49 का इकाई अंक 9 होता है। उसके बाद देखिए 0 0 तो यहाँ पर दिख रहा है 10 का स्क्वायर 100 में 0 होता है। यानी कि जब आपके प्रश्न का इकाई किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक कौन कौन हो सकता है, 1 4 5 6 1 4 5 6 9 0 इतना हो सकता है। और 2 3 7 8 ये कभी भी नहीं हो सकता है किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक। ये आपको आना चाहिए, अगर जो ये याद रहता तो इसे आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऑप्शन देखकर ही आंसर टिक कर सकते थे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब कोई नहीं जो लिखा गया है, कोई नहीं हमने लिखा, ये कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। इतना आपको समझाए बेसिक क्लियर करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ये लिखा गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है। 50 के स्पीड से एक कार 1 लीटर तेल में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर वही कार इसी दूरी का मतलब 15 किलोमीटर का 80% चलता है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर का सफर करने के लिए उसे कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। सिंपल क्वेश्चन है, 50 के स्पीड से चल रहा है तो 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर तक जाता है कोई कार। अब वही कार अगर जो 60 के स्पीड से चलता है मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो जो उसी दूरी का मतलब 15 किलोमीटर का 80% तय करता है, मतलब 15 किलोमीटर का 80%, 15 किलोमीटर का 80% कितना हो जाएगा, 15 गुना 80% मतलब 80/100 से कर सकते हैं, 20 चौक 80, 20 25 100 तो 5 या 15 यानी कि 3 चौके 12 किलोमीटर। यानी कि जब 60 के स्पीड से चलता है तो वह 15 किलोमीटर का 80% ही कवर कर पाता है, लेकिन पहले 50 के स्पीड से चल रहा था तो टोटल 1 लीटर तेल उसमें लगता था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है क्या कि 60 के स्पीड से चलने पर कुल दूरी का मतलब 15 किलोमीटर का 80% कवर करता है, यानी कि 1 लीटर में वह 12 किलोमीटर तक ही जाता है ना, 1 लीटर में वह 12 किलोमीटर जाता है या 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर जाता है 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 120 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल की जरूरत होगा जो। तो यहाँ पर से समझिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 12 किलोमीटर तक जाने में उसे 1 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। कब, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है तो पूछ रहा है 60 के स्पीड से चलने पर। 50 के स्पीड से चलता था तो वह 100% चल ही जाता था, लेकिन 60 किलोमीटर से चलता है तो 15 किलोमीटर का 80% ही कवर कर पाता है, यानी कि 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर में वह 1 लीटर पेट्रोल खत्म कर देता है वह कार। तो 120 किलोमीटर में वह कार कितना पेट्रोल खत्म करेगा, तो 12 से 120 हो रहा है मतलब 10 से गुना किए हैं, तो इधर भी इसमें 10 से गुना करेंगे मतलब 1 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 10 लीटर पेट्रोल खत्म करेगा वह कार। कब, जब कितना का स्पीड से चलेगा, 60 के स्पीड से मतलब 60 के स्पीड से चलेगा तो 10 लीटर पेट्रोल खत्म होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है, ये आपका 10 लीटर है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है रेशियो का। यदि x बटा 2y बराबर दिया गया है आपको 3/2 तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रश्न में कि 2x + y बटे x - 2y का मान क्या होगा जो। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए, x रेशियो y का मान निकालेंगे और इसमें रख देते हैं या उसे k मानकर भी रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर से पहले 2 से 2 कैसे कर देंगे, मतलब एक बार में कैंसिल हो गया ना, तो x बटा y कितना हो गया, x बटा y हो गया 3/1, या ऐसे भी लिख सकते हैं x रेशियो y हो गया 3:1, मतलब x 3 है तो y कितना है 1 है, या कांस्टेंट में लिखेंगे तो 3 के और 1 के, तो 3 के 1 के भी रखेंगे तो वही बात होगा, कैंसिल हो जाता है कि अपने आप ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन लेने पर, या 3 1 भी रखेंगे तभी वही होगा। तो आपको एक्चुअल में रखना चाहिए, लेकिन बनाते वक्त ये भी रखते हैं शॉर्टकट में, तो यही रख रहे हैं, मतलब x के जगह पर 3 और y के जगह पर 1, तो x के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 गुना 3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा, x के जगह पर कितना रख रहे हैं 3, तो 3 - y के जगह पर 1 तो 2 गुना 1,
तो कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 1 2, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 7 बटा 1 का मतलब कितना होता है 7 ही, हर में तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 7 आपका ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 7 है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 45 जो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है, जो क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से देखिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% से बढ़ती है, यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी तो 1992 में इसकी जनसंख्या क्या, ये मतलब कितनी थी जो पूछ रहा है। पहले देखिए प्रश्न दिया है 1992 से, 1992 होगा, फिर 1993 होगा, उसके बाद 1994 होगा, उसके बाद 1995 होगा। ये तो आपको पता है। प्रति वर्ष जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, मतलब 1992 में जनसंख्या कितना थी जो पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए 1992 में जनसंख्या x थी, प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है 5% से जनसंख्या बढ़ रहा है, 5% से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कितना वर्ष की जरूरत पड़ा, 3 वर्ष की जरूरत पड़ा, तो 1994 में जनसंख्या कितना हो गया 1,38,915, 1,38,915 इतना हो गया टोटल जनसंख्या 1994 में। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। कैसे, जो देखिए x जनसंख्या थी 1992 में और 1994 में इतना हो गई, तो 1992 में कितना थी जो आपसे पूछ रहा है। ये बेसिक, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। देखिए x गुना 5% से बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे 105/100, यहाँ पर लिखेंगे 105/100, ये आपको आना चाहिए। कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे ना, 105/100 एक प्रक्रिया 3 बार लिखेंगे, या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे 105/100 पर पावर 3, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें काट छाट करना इसलिए आपको इस तरह से लिखे हैं। आप जैसे चाहे शॉर्टकट बना सकते हैं। यहाँ लिखते हैं x गुना 105/100 पर पावर 3 है बराबर ये, क्योंकि 3 वर्ष हुआ। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 21 75 से 20 100, मतलब 21 और नीचे 20, ये तो सभी जगह मतलब तीनों जगह ऐसे होगा। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, आपको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि कैंसिल हमें करना है। कैसे कैंसिल करना है, जो देखिए ये यहाँ से 21 से ये कैंसिल होगा, 21 से कैंसिल कीजिए, 21 छक 26 से होता है, 21 छक 26 से, तो 138 में से 126 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा ना, तो 12 पर कितना, फिर 9 से मतलब एक आगे उतारते हैं, फिर 21 छक 26 से फिर लगाएंगे, फिर 21 छक 26 से लगाएं तो कितना शेष बचा 3, और फिर 1 उतारे, उसके बाद फिर 21 से कम 21 लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा 10, और फिर ये 5 उतारेंगे तो 21 75 से लग जाएगा, यानी कि 66 15 बार में 21 से भागा देने पर ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब फिर 21 से ये भी कैंसिल कीजिए, तो 21 से 21 दूनी 42 लगा देंगे, 21 या 63, तो 66 में से 63 घटा देंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 पर 1 31 ये उतरेगा, मतलब 21 से कम 21 लगा देंगे तो 31 में से 21 घटा देंगे 10 शेष बचेगा, फिर 5 उतारेंगे तो 10 पर 5 105 हो गया, 21 75 से होता है, और फिर 21 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो 21 से कम 21 लगा देंगे तो 31 में से 21 घटा देंगे 10 शेष बचेगा, और 10 पर 5 उतरेगा, मतलब 105 हो गया 21 75 से। यानी कि अगर जो हम एक ही बार काटते तो 21 गुना 21 से ये टोटल 15 बार में कट जाता, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं तो आप समझते नहीं, इसलिए कैंसिल कर करके आपको बताएं। तो गुना x का मान कितना हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20, ये तिरछे से गुना होता है, मतलब इतना बटा 1 लिखा हुआ है ना, तो x गुना 1 करेंगे तो x बराबर ये 20 गुना 20 गुना 20 3 बार और गुना 15, तो सिंपल गुना है, कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुना 15, तो 15 8 20 से, और 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 यहाँ पर हमने लिख दिया, मतलब 120,000 जनसंख्या था कितना 1992 में। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 120,000 कितना दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है। सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया है, 3√2 बटा लिखा है √6 - √3, ये लिखा है। इसके बाद ध्यान से देखिए लिखा गया है माइनस, इसके बाद लिखा है 4√3, इसके बाद लिखा है प्रश्न में 4√3 बटा √6 - √2 लिखा है, √6 - √2। इसके बाद लिखा गया है प्रश्न में फिर माइनस है, इसके बाद लिखा गया है 6 बटा
√8 प्लस √12। ये आप क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो समझिए इसे आपको सोल्व करना है, इसका मान कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है क्या, रेशनलाइजेशन। तो इसे रेशनलाइजेशन करेंगे, एक को करके हम बता देते हैं, बाकी एक ही जैसा लिखेंगे। ध्यान से समझिए, एक को करके हम यहाँ पर समझा रहे हैं, बाकी वहां पर हम बताएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं। ऊपर 3√2 है ना, नीचे कितना है √6 माइनस √3 है। इसे हम प्लस में आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √12 प्लस √8, लेकिन इसे उलटकर हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि गलत हो सकता है कैलकुलेशन करने, मतलब बड़ा रहता है x माइनस बाई, इसका मतलब होता है x बड़ा है बाई से, तो ये तो ठीक है। मतलब जो बड़ा रहता है उसे पहले लिखते हैं माइनस के लिए। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि अंतर बराबर होता है बड़ा माइनस छोटा, इस कारण से ऐसा लिखा जाता है। यानी कि x बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है बड़ा, इधर बंद, तो इस प्रकार से x माइनस बाई रहता है। तो यहाँ पर भी हमने सजा के लिख दिया, क्योंकि परिमेयकरण करते तो आप लिखते √8 माइनस √12, तो गलत होने की संभावना रहता है, इसलिए आप परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, √12 माइनस √8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, मतलब पहले प्लस में भी बड़ा वाला ही लिखा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ इसका पहले का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिए इसको। ये इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक बताते हैं, बाकी सभी उसी प्रकार से होगा। तो √6 प्लस √3 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक का स्टेप और, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6 होगा और माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, मतलब पूरा बटा में कितना हो गया, नीचे में 3 हो गया। अब ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर में कितना बचा √2 और गुना ये वाला चीज √6 प्लस √3। तो इसी प्रकार जैसे इसे बताया, इसे भी लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे एक ही बार में, आपको भी वैसे ही करना है। देखिए बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना, ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा √2 बचा, यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पर बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये कितना, 3 तो नीचे कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कैंसिल हो गया, मतलब आंसर 3 कैंसिल हो गया, √2 बचा, तो √2 हमने लिखा। इसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में यही बचेगा √6 प्लस √3, जो परिमेयकरण किए थे, √6 प्लस √3। इसके बाद देखिए ये वाला फिर माइनस ना है, माइनस के बाद देखिए कितना लिखा है 4√3 बटे √6 माइनस √2। तो फिर इसे परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा कितना √6 प्लस √2 होगा ना, गुना करेंगे तो जैसे यहाँ पर हुआ था √6 प्लस √3, यहाँ होगा √6 प्लस √2, तो 6 में से 2 जाएगा नीचे, a माइनस बी इंटू प्लस बी, तो 4 हो जाएगा। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3 से गुना करेंगे कितना में, √6 प्लस √2, इतना आप समझे। उसके बाद देखिए लास्ट, मतलब ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा, ऊपर नीचे गुना करेंगे कितना √12 माइनस √8 से, मतलब 6 इंटू √12 माइनस √8, इसे लिख ही देते हैं, कितना लिखा गया है, फिर कितना माइनस है, माइनस के बाद यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस है कितना 6 इंटू कितना लिखा है, ऊपर में परिमेयकरण करेंगे तो √12 माइनस √8 होगा ना, √12 माइनस √8 बटे नीचे भी ऐसे होगा, √12 माइनस √8 इस प्रकार से होगा, तो √12 का स्क्वायर 12 होगा और √8 का स्क्वायर 8, मतलब 12 में 60 जाएगा तो 4 होगा, मतलब नोमिनेटर में नीचे 4 होगा, इतना आप समझे। इसका सॉल्यूशन थोड़ा यहीं पर कर देते हैं, तीसरा स्टेप का ध्यान से देखिए। ये पहला स्टेप ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा वाला। तो √12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 लिखेंगे ना, मतलब इसे हम लिख सकते हैं √12 की जगह पर क्या लिखते हैं 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, 3 का नहीं होगा तो रूट में रहेगा, मतलब 2 √3 से लिख सकते थे √12 को। अब देखिए ध्यान से, मतलब √12 को हमने लिखा 2 √3 माइनस √8 को कैसे लिखेंगे, 8 मतलब 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा और 1 2 का नहीं रहेगा, मतलब 2 √2। अब यहाँ पर से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुना 2, और यहाँ पर अंदर में कितना रह जाएगा √3 माइनस √2 बटा 4, इतना आप समझे। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब कितना हो गया 3 इंटू √3 माइनस √2। अब इसका एक बार लिख रहे हैं फाइनल स्टेप, तो फाइनल देखिए कितना हो जाएगा, जो फाइनल यहीं पर हम लिखते हैं, यहाँ समझिए सिंपल है, √2 से गुना कीजिए तो √6 गुना √2 √12 हो गया, प्लस √2 गुना √3 कितना हो जाएगा √6, ये √2 से हमने गुना किया तो √2 गुना √6 √12 प्लस, तो प्लस √2 गुना √3 तो √6, अब माइनस √3 से ये दोनों गुना कीजिए तो माइनस √3 गुना √6 तो कितना हो जाएगा माइनस √18, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा। अब ये इसे बनाएंगे, मतलब ये वाला लिखें जो यहाँ पर लिखें, तो -3 गुना √3 तो -3 √3 हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तीन तीन रूट दो हो जाएगा, ये 3 गुना रूट दो, तो 3 रूट दो हो गया। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, कौन कौन कैंसिल हो रहा है, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ पर अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, रूट 12 को हमें ब्रेक करना होगा, रूट 12 को ब्रेक कीजिए, तो रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 गुना 3 मतलब 4 का 2 बाहर हो जाएगा और 2 रूट 3 हो गया, प्लस यहाँ पर रूट 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, 2 ऐसा ही रहेगा, ये कितना है माइनस 3 रूट 3 और प्लस 3 रूट 2। तो देखिए रूट 3 वाले कौन है, रूट 3 वाले यहाँ पर ये है, मतलब और रूट 2 वाला ये है और ये है, तो 3 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा, तो 3 रूट 2 में से 3 रूट जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब प्लस 3 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2 ये कैंसिल हो गया, बचा ये ना 2 रूट 3 में से 3 रूट 3 जाएगा, 2 रूट 3 में से 3 रूट 3 जाएगा, तो माइनस में 1 रूट 3 बचेगा, और एक लिखना जरूरी नहीं है, मतलब माइनस रूट 3 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है कितना, बी। ये आपको हम एक एक स्टेप करके बताए, अगर जो हमें बनाना होता तो डायरेक्ट ये वाला जो स्टेप, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते, मात्र इतना ही लिखकर आपको सॉल्यूशन हम करते हैं, अगर जो हम बनाते तो आप भी बनाते हैं शॉर्टकट में, तो इसी प्रकार से बनाते, मन में ही कैलकुलेशन करते या रफ में जितना से जितना कम लिखना पड़े, हमें बताना है तो एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आज का कितना है, ये 46 बताएं, 47 रेशियो का बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 20 केजी स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। 20% मतलब 20 केजी है स्प्रिट और पानी, 20 केजी है, जो 20 केजी क्या है स्प्रिट, स्प्रिट को हमने ऐसे लिखा SPRIT स्प्रिट, और पानी को वाटर लिखते हैं, ठीक। 20 केजी में स्प्रिट भी है और वाटर भी है, उसमें से दिया गया है कि 20 केजी स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, 20 केजी स्प्रिट और पानी के मिश्रण में से 10% है जो पानी है, तो 90% क्या होगा स्प्रिट होगा, टोटल 100%, 20 केजी को 100% मानेंगे ना, तो 20 केजी में से 10% प्रश्न में दिया है पानी है, तो 90% क्या होगा स्प्रिट होगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:9, मतलब 9 और 1 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है कितना 20 केजी में, इतना आप समझे। उसके बाद लिखा है प्रश्न में कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% कर दी जाए तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, मतलब पहले 20 केजी ना मिश्रण था, तो 20 केजी में कितना पानी मिलाना होगा, ये आपसे पूछ रहा है 20 केजी में कितना पानी मिलाना होगा, कि जब पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% कर दी जाए, पहले तो 10% पानी था, अब जब 20 केजी में कुछ मात्रा मिला देंगे पानी का और, तो ये 10% से कितना हो जाना चाहिए 25%, जब पानी 25% रहेगा तो स्प्रिट कितना रहेगा 75%, क्योंकि ये इसे 100% मानेंगे, तो पानी 25% ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है कि पानी 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, तो 25% ये रेशियो में करेंगे, 25 से कम 25 और 25 या 75, मतलब 3:1 हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, कितना पानी मिलाना चाहिए, मतलब पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो जब भी आपके प्रश्न में जो मिलाने की बात करे तो उसे छोड़कर और जो बचा हुआ है उस वह कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब पहले जो स्प्रिट था बाद में भी उतना ही स्प्रिट रहना चाहिए, मतलब इसे हमें बराबर करना है, बराबर मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं सेम करना है, मतलब इक्वल करना है। पानी डालने की बात कर रही है तो स्प्रिट को समान करना होगा, तो पहले स्प्रिट 9 था अब स्प्रिट 3 है, मतलब इसे 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा, मतलब ये हो जाएगा अब 9:3 हो गया। यहाँ देखिए 9 अब सेम हो गया ना, स्प्लिट सेम हो गया, तो पानी कितना मिल रहा है रेशियो में 1 से कितना हो रहा है 3, मतलब पानी कितना मिल रहा है 2 रेशियो, मतलब 2 रेशियो में पानी मिल रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न में देखिए 9 और 1 10, यानी कि 10 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 10 रेशियो का वैल्यू दिया है 20 केजी, 10 रेशियो का वैल्यू दिया है 20 केजी, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/10, जिसे बोल सकते हैं 2 केजी भी, तो 2 रेशियो का वैल्यू मतलब पानी कितना मिल रहा है, तो 2 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 20/10 गुना कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा
4 kg। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 kg, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इसे आप मौखिक भी बना सकते थे कि ऐसे 10 9 और 1 10 के मतलब 10 रेशियो का वैल्यू 20 केजी है, 10 रेशियो का वैल्यू 20 केजी है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 2 केजी। तो 2 रेशियो का वैल्यू मतलब पानी 1 से 3 हो रहा है, मतलब 2 रेशियो में पानी मिल रहा है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2 केजी, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 4 केजी। मौखिक भी बना सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक की आय 80% 324 रुपया है एक ही समय में, मतलब यदि बी 486 रुपया कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। बी कमा रहा है 486 रुपया एक ही समय में, मतलब एट द सेम टाइम, या एट द सेम अमाउंट बोल सकते हैं। बी कमा रहा है 486 रुपया, तो एक ही समय मतलब उसे 100% मानकर चलेंगे कि 100% समय मतलब टाइम में बी 486 रुपया कमा रहा है, लेकिन ये दिया है 80%, ए की आय का 80% ही दिया है, तो 80% है 324 रुपया। ए के बारे में ए का 80% आय है जो 324 रुपया के बराबर है, 80% है जो 324 रुपया, लेकिन बी का टोटल दिया है, बी का 100% मतलब टोटल कितना 324 486 रुपया कमाता है, मतलब एक ही समय में, यानी कि 100% पर बना रहे हैं 486 रुपया बी कमाता है, ये दिया गया है। तो 100% बी को दिया गया है पूरा, मतलब एक ही समय में, तो इसको भी 100% में निकाल लेंगे। 80% का वैल्यू 324 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 324/80, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100% का वैल्यू होगा 324/80 गुना 100। अब इसे थोड़ा हल कर लीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 चौके 32, या जैसे भी कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, 80% का वैल्यू दिया है 324, ठीक है, 80% का वैल्यू 324, तो एक ही समय पे भी 486 रुपया कमाता है, ठीक है, कैंसिल कीजिए, 8 से कैंसिल नहीं होगा 324, तो दो बार से कैंसिल कर देते हैं, 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, फिर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा 4 1 32 और 4 1 4 81, तो 81 गुना 5, 81 गुना 5 कितना होगा 1 5 5 8 चौके 32, मतलब 300 कितना हो गया 1 5 5 8 5 40, यानी कि 405 रुपया। तो ए कमा रहा है 100% में 405 और बी कमा रहा है कितना 486। तो प्रश्न बोल रहा है क्या, प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, बी है जो ए से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है जो पूछ रहा है। तो यहाँ कितना अधिक है, मतलब प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, तो प्रतिशत अधिक कैसे निकालते हैं, पहले कितना अधिक है 405 से 486 हो रहा है, मतलब 81 अधिक है कितना पर 405 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, इतना परसेंट हो गया आपका आंसर। 81 5 405 हुआ ना, और ये 5 से भी 5 100, यानी कि 20% अधिक है बी की आय ए की आय से, तो ये 20% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर देखिए आपको दिया गया है शायद सी, ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 भी बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 अभी हमने बताया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर आया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए, उसके बाद हम भी पढ़ते हैं, फिर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है एक कलम का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, जिसे प्रिंट प्राइस बोलते हैं, मतलब वह लिखा गया है मूल्य है कितना है 160 रुपया। एक व्यक्ति 10% एवं एक दूसरी दर जो अपाठ्य है, मतलब दूसरा दिया गया नहीं है, पहला है जो 10% है, के उत्तरोत्तर छूट पाकर उस कलम के लिए 122.40 रुपया का भुगतान करता है, तो दूसरी छूट कितना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अंकित मूल्य कितना है 160 रुपया, अंकित मूल्य कितना है 160 रुपया। पहला छूट कितना दे रहा है, पहला छूट दे रहा है 10%, पहला छूट है जो 10%, 10% मतलब लिख सकते हैं कितना बेच रहा है था 90% में, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 - 10/100, मतलब 10% छूट है तो उसे 90% भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा छूट कितना है जो पूछ रहा है ना, दूसरा छूट कितना है, तो दूसरा छूट को हमने डी मान लिया कि 100 - D/100, ये हो गया दूसरा छूट, और वह इस प्रकार से कितना रुपया में बेच दिया 122.40, ये आपको दिया गया। अब इसे हल कीजिए और बी का मान निकालिए, बहुत ही सिंपल है, या दूसरा तरीका भी होता है लेकिन यही बेस्ट है। कैसे बनाएंगे इसे, जो देखिए परसेंट हटा देंगे
इतना बटा 100 लिखें तो परसेंट हटा देंगे, 90% तो 90 बटा 100 लिखेंगे, परसेंट नहीं होगा। अब देखिए इसे हल करते हैं, तो हल करना बहुत ही सिंपल है। कैसे? सबसे पहले एक लाइन इसे हम बढ़ाकर लिख देते हैं, 100 माइनस 10, तो इसको हम 90 ही लिख देते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 44 से 144 हो गया ना, 16 44 से मतलब ये हो गया 144। और भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो 25 चौक 100 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 25 चौक 100 4 चौक 16। और भी कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कैसे? जो देखिए 9 से ये 9 से कैंसिल होगा, क्यों? ये 5 हो गया, 2 2 4 1 5 4 9, 9 से कैंसिल हो रहा है, तो इसे 9 से कैंसिल कर दीजिए। तो 9 से कैंसिल करेंगे तो देखिए इसे सबसे पहले सजाकर लिख देते हैं, ये कितना है 122.4, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो जीरो हम हटा देते हैं। अब इतना बटा 10 भी हम लिख ही देते हैं, इतना बटा 10 लिखा है, दशमलव हटाएं तो एक जीरो नीचे हो गया। 9 से कैंसिल कीजिए इसे, तो 9 एकम 9, फिर 3 और 2 9 के 27, फिर 32 में से 27 घटा देंगे तो 5 और 4 9 6 54, 136 बार में कैंसिल हो गया ना 9 से। अब 4 से भी इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से कैंसिल कीजिए, तो 4 तिया 12, 1 और 6, फिर 4 चौका 16, मतलब 34 हो गया, 34 बार में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब इधर 25 है इधर 10 है, तो ये भी 5 5 25 5 दूनी 10, इधर भी 5 5 से कैंसिल कर दिए, और ये 2 से 17 दूनी 34 कैंसिल कर दिए, तो ये 5 गुना 17 इधर गुना में हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 17 यानी कि 85। तो 100 माइनस 85 बराबर हो जाएगा डी, तो डी का मान कितना चला आया 50, 100 में से 50 घटाएंगे तो 15, यानी कि दूसरा जो छूट था, दूसरा छूट कितना था 15%। ये आप ऐसे शॉर्टकट वे में निकाल सकते हैं, जितना जल्दी कैलकुलेशन करके। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कमीशन वाला है। एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपया तक की सभी बिक्री पर 5% है, मतलब पहले 10,000 तक वह 5% का छूट देता है, जितना भी बिक्री होता है, कितना बिक्री होता है जो नहीं दिया है, और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% छूट देता है। मतलब पहले जितना भी बिक्री था, उसे जितना भी राशि का बिक्री किया उसमें से पहले 10,000 रुपए तक कितना कमीशन छूट दे रहा है, कमीशन दे रहा है सभी बिक्री पर 5%, मतलब 10,000 रुपया तक दे रहा है 5% सभी पर, और 10,000 से जैसे ही ऊपर होगा तो उस सभी बिक्री पर कितना 4% दे रहा है कमीशन। उसने अपना कमीशन काटने के बाद अपने कंपनी को 31,100 रुपया दिया, तो उसकी बिक्री राशि कितनी है, जो ऑप्शन दिया गया है। तो मान लीजिए कि उसकी बिक्री राशि कितना है, पहले ही हम मान लेते हैं कि उसका बिक्री राशि 100 रुपया है। बिक्री राशि कितना है 100 रुपया, इसे आपको समझना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 10,000 रुपया तक कितना कमीशन देता है 5%, मतलब 10,000 का कितना लिखेंगे 5%। उसके बाद देखिए आगे दिया गया है प्लस, नेक्स्ट बोला है कि अगला बार में 10,000 से अधिक जो भी होगा, तो टोटल x रुपया का बिक्री किया उसने, तो x से 10,000 x में से 10,000 घटा देंगे वही शेष बचेगा, मतलब उस पर बोल रहा है। तो x टोटल था x रुपया का हुआ बिक्री किया, उसमें से 10,000 पर 5% दे दिया कमीशन। उसके बाद जो भी बचा, मतलब टोटल x था 10,000 पर दे दिया 5%, और जो बचा मतलब x माइनस 10,000 जो बचा कितना छूट दे रहा है, कितना कमीशन दे रहा है 4%, मतलब 4/100 लिखिए, कितना समझे। उसके बाद बोल रहा है कि वह इस काटने के बाद कंपनी को कितना देता है 31,100 रुपया। अपने जो भी कमीशन होता है कमीशन काटने के बाद, तो कमीशन टोटल कितना था x, तो कमीशन काट कर उसे दे रहा है कितना 31,100। ऐसे हमने पहले इक्वेशन बना दिया। अब इसे सोल्व कीजिए जितना जल्दी। इसे सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। कैसे, जो देखिए x माइनस 31,100 इधर पहले हल कर सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा 100 हो जाएगा ना। एलसीएम यहाँ पर दोनों का कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 बचे 50,000 लिख ही देते हैं, या शॉर्टकट में बना सकते हैं 10 बचे 50,000, इधर हम शॉर्टकट लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 50,000 और ये माइनस 40,000, तो 50,000 में से 40,000 घटा देंगे तो 10,000 बचेगा ना, तो 10,000 यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस x तो ऐसे ही रहेगा, 4 गुना x तो प्लस 4x रहेगा, इतना समझे एक ही बार में। उसके बाद देखिए इधर क्या लिखा गया है x माइनस 31, ये जो लिखा गया है x माइनस 31 100, 31 100 इतना बटा 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहीं पर लिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा यहाँ पर
एक बार में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इतना में 100 से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 100x और माइनस इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा, मतलब 31 1 2 जीरो और हो जाएगा आगे। अब इसे हल करना बहुत ही सिंपल है, कैसे जो देखिए 100x इधर है प्लस 4x इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 96x हो जाएगा और माइनस इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब ये कितना पहले लिखा गया है 31, मतलब 311 पर 4 जीरो है ना, 311 पर 4 जीरो है और ये वाला पहले इधर से है, मतलब इसमें ये 4 जीरो जोड़ देंगे एक पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 312 पर 4 जीरो होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, मतलब ये इधर लाइन इतना कैलकुलेशन आप जानते होंगे तो देखिए इतना होगा 96x बराबर इतना, तो इसे हल करते हैं। हल भी कैसे करते हैं जो देखिए 96x को हम लिख देते हैं 12 गुना 8 गुना x समझने के लिए, और इसे 312 को हम थोड़ा सा सजाकर लिख रहे हैं कितना इतना 3 1 2 0 गुना यहाँ पर लिखने हैं 1000। क्यों ऐसे लिखे हैं कैलकुलेशन के लिए, 125 तक 1000 होता है जो आप जानते हैं, ऐसे काट दिए 125 से और 12 से इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। क्यों देखिए 12 से कैसे कीजिए 12 दूनी 24 7 और 2 12 6 72 101, मतलब 125 गुना x का मान कितना हो जाएगा 125 गुना 260, गुना करना भी आसान है कैसे जो देखिए 26 से गुना कर दीजिए, इसमें पहले तो 1 जीरो हो गया और 26 बचे तीसरा से हाथ में कितना हो जाएगा 13, फिर 26 दूनी 52 13 कितना होगा 65, तो 65 के 5 लिखेंगे फिर 6 रहा बाकी और फिर 26 से कम 26 और 6 32, तो आपका फाइनल आंसर कितना चला आया 32,500, मतलब इसे बोल सकते हैं 32,500 रुपया, 32,500 ऐसे होगा 32,500। कुल बिक्री कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कितना है 32,500, ऑप्शन नंबर ये डी है। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान से समझिए, यहीं पर बता रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, मतलब ठेका लिया, तथा उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, मतलब 100 दिन में एक सड़क बनाने का एक ठेकेदार ठेका लिया और 110 आदमी का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का 1/4 भाग ही बन पाया, मतलब टोटल जितना सड़क बनाना था उसका 1/4 मतलब 25% ही बन पाया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाना चाहिए, और कितने लोगों को लगाना चाहिए, एक क्वेश्चन होता है सिर्फ काम पर मतलब पूरा करने के लिए कितने लोगों को लगाना चाहिए, यहाँ लिखा है और कितने लोगों को, जो अंतर दिया गया है, मतलब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। तो देखिए प्रश्न बना रहे हैं 100 व्यक्ति, आप जानते हैं m1 d1 बटे t1 ऐसा होता है, w1 होता है जो इस फार्मूला से m1 t1 ये आप जानते होंगे बटा w1 ये वाला होता है, उसका यूज करेंगे। तो देखिए m1 d1 t1 होता है ना, m1 d1 t1 बटा w1, उसी प्रकार से m2 d2 यहाँ बराबर लिख के इस तरफ लिखते हैं m2 d2 t2 बटा w2, ये आपको पता होगा, इसका यूज करके बना रहे हैं। टोटल काम होता है जो नीचे लिखते हैं, जो भी काम होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में, मतलब टोटल 100 दिन दिया है, तो 45 दिन में उसने इस सड़क का 1/4 भाग पूरा कर पाया। इधर दो तरफ हम बराबर का चिन्ह लिखते हैं, पहले कितना काम कर पाया है 1/4 भाग, इधर लिख देते हैं काम नीचे लिखते हैं 1/4 भाग शुरू में कर पाया, तो शेष काम जो बचेगा इधर कितना करेगा 3/4 काम करेगा। अब इसके बाद समझिए ऊपर लिख रहे हैं क्या लिखा है 110 आदमी था 45 दिन तक काम किया, 110 आदमी था और 45 दिन तक काम किया, ये लिखा गया है प्रश्न में। 110 आदमी था 45 दिन तक काम किया, कितना काम किया 1/4 काम, जितना भी काम था कुल काम 1 मान लेते हैं, आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में कितना मानते हैं 1 और परसेंटेज में 100, तो टोटल काम 1 था तो 1 का 1/4 कर दिया, अब बचा कितना 3/4, 1 में से 1/4 घटा देंगे, शेष काम मतलब कैसे निकालते हैं, शेष काम निकालते हैं 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना होगा 3/4, ये शॉर्टकट में आप जानते होंगे। तो देखिए बोल रहा है कि कितने आदमी को और लगाना चाहिए, पहले तो 110 आदमी था तो 110 आदमी में कुछ और हमें लगाना होगा, मतलब 110 प्लस m लिखते हैं। काम समय पर ही समाप्त होना है, मतलब टोटल 100 दिन का समय दिया है ना, तो उतना में ही समाप्त होना है। तो पहले तो 110 आदमी था जो 45 दिन काम कर दिया, अब कुछ आदमी और लगाएगा, मतलब 110 प्लस m, 110 में से कुछ आदमी और लगाएंगे, मतलब ऐसा लिखे m फॉर मैन, तो कितना दिन में काम हो जाना चाहिए 100 दिन में ही, तो 45 दिन तो पहले कर दिया,
तो और कितना दिन बचा 100 दिन में, मतलब 55 दिन, यानी कि अब पूरा 100 दिन हो गया, मतलब 100 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसे हल कीजिए, तो हल करते हैं, 4 ऊपर जाएगा, ये भी 4 ऊपर जाएगा, आपको पता है, या 4 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं भी। अब देखिए ये 3 को हम ऊपर भेज देते हैं, नीचे एक लाइन लिख रहे हैं, 110 गुना 45 बराबर इधर कितना है 110 प्लस m गुना 55, और ये तीनों कहां पर जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 ऊपर जाता ना। अब इसे हल कीजिए, तो यहाँ देखिए हल कर रहे हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर 11 दहे 72 से और 11 पचे 55, फिर 5 दूनी 10 या 55 दूनी 110 डायरेक्ट काट सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर 2 गुना 45 90 हो गया, 2 गुना 45 90, और ये 3 से गुना हो जाएगा, तो 90 गुना 3 कितना हो जाएगा 270, 270 बराबर 110 प्लस m, तो m बराबर कितना हो जाएगा 270 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा 160, मतलब 160 आदमी और लगाना होगा, 160 आदमी और लगाना होगा, इतना आप समझे, 160 आदमी और चाहिए, पहले कितना था 110 आदमी, अब चाहिए 160 आदमी, 160 आदमी और चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 160 आदमी और चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52। इस सेट में जो भी क्वेश्चन दिया गया है सभी ही हाई लेवल के बोल सकते हैं, मीडियम लेवल के आप, कि सभी क्वेश्चन है कैलकुलेटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 53, 52 तक हमने कवर किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 SICI से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक राशि 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कितना बार हम बताए हैं, पिछला वीडियो में भी बताए हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। अगर जो R 10% है और टाइम दिया है 2 वर्ष, तो CI कितना होगा, CI कितना होगा 21%। ये आपको ऑटोमेटिक याद भी रहना चाहिए, क्योंकि कितना बार आप बनाते होंगे तो बार बार निकालते नहीं होंगे। ऐसे निकालते हैं कैसे, आपको पता होना चाहिए, ऐसे करके कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, यही आपको मान लेता है 21% हो जाएगा, मतलब इतना परसेंट होता है। तो आप देखिए इसे बनाते हैं, मतलब 21% आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे दिया है 2100 रुपया, मतलब 21% का वैल्यू दिया है 2100 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू कितना होगा 2100 बटा 21, मतलब 100 रुपया। 21% का वैल्यू 2100 रुपया और 1% का वैल्यू कितना होगा 100 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है SI मतलब क्या होता है R इंटू टी प्रतिशत, SI मतलब होता है R इंटू टी प्रतिशत। तो R कितना है 10% और T कितना है 2 वर्ष, तो 10 गुना 2, इसका मतलब हो गया 20%, मतलब SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 20%, यानी कि 20% का मान कितना होगा जो, तो 20% का 1% का 100 रुपया, तो 20% का कितना होगा 100 गुना 20, यानी कि बोल सकते हैं इसे 2000 रुपया। ये तो हो गया बेसिक से, ये हमने बताया आपको बेसिक, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होगा जो देखिए, शॉर्टकट मात्र इतना ही है। देखिए प्रश्न में दिया है उसे अंश में लिखते हैं, और जो उसका रेशियो रहता है नीचे लिखते हैं, जो निकालना होता है गुना करते हैं, रेशियो का फंडामेंटल रूल है। तो प्रश्न में कितना दिया है CI 2100 रुपया दिया है, CI प्रश्न में 2100 रुपया CI दिया है ना प्रश्न में, तो 2100 लिखेंगे अंश में, उसके बाद रेशियो वाला CI कितना है 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है 21%, तो 21 लिखेंगे, और SI निकालना है तो उसे गुना करेंगे, क्या 20% होता है 10% की दर से 2 वर्ष का SI 10 दूनी 20, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। 21 से कम 21, तो 1 गुना मतलब 100 गुना 20, तो 2000, इस प्रकार से आपका आंसर चलेगा। ये हो गया शॉर्टकट मात्र इतना ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, मतलब या इसे बोल सकते हैं स्क्वायर और सर्किल या स्फीयर। तो देखिए एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है, तो गोलाकार क्षेत्र यहाँ जो लिखा है और वर्गाकार क्षेत्र मतलब ऐसे, गोलाकार क्षेत्र ये हो गया, यहाँ पर इसे समझेंगे, गोलाकार को क्या समझेंगे, गोलाकार जो लिखा है इसे आपको वृत्ताकार समझना होगा। वृत्ताकार, गोलाकार का मतलब वृत्ताकार, क्योंकि गोला की परिधि नहीं होता है, गोला कायदर होता है, गोला हो जाता है 3D में, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, और परिधि की बात कर रहा है मतलब ये 2D में आएगा। तो वृत्त यहाँ पर समझना है आपको, गोला की परिधि किसके बराबर है
एक वर्ग की, वर्ग मतलब जानते हैं उसका चारों साइड बराबर होना चाहिए, मतलब ए ऐसे होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का परिधि समान है, मतलब यहाँ पर 2 पाई आर, इसका रेडियस हमने आर मान लिया और इसका भुजा का जो ए माने, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा परिधि या परिमाप कितना 4 गुना भुजा। अब आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोल रहा है यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, इसका क्षेत्रफल दिया है 484 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 484 दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। एरिया बराबर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए फॉर क्षेत्रफल मतलब एरिया, भुजा स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल दिया है 484, तो उसका भुजा कितना हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, मतलब वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 484 का वर्गमूल, तो 484 का वर्गमूल 22 होता है, मतलब वर्ग की भुजा कितना है 22, तो चारों भुजा कितना हो गया 22 22, मतलब ये भी 22 ये भी 22 ये भी 22 और ये भी 22, इतना आप समझे। तो इधर परिमाप निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 गुना 22 और इधर 2 गुना 22/7 गुना r, तो ये वृत्त मतलब जो गोला है उसका रेडियस यहां से निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे, ये 22 दूनी 44, तो इधर से या जैसे भी करिए, इधर ये कितना होगा 22 दूनी 44, ये 22 चौक 88 है, तो 44 दूनी 88 दो बार में कैंसिल हो जाएगा ना, या 22 से 22 काट दिए और 2 दूनी 4 काट दिए, मतलब r/7 बराबर कितना हो गया 2/1, तो r का मान कितना चला आया 7 दूनी 14, मतलब r कितना चला आया 14 मीटर, यानी कि गोला की त्रिज्या कितना हो गया 14। तो पूछ रहा है कि गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल 484 दिया था, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कितना होगा जो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, मतलब गोला का क्षेत्रफल तो नहीं, यहाँ पर वृत्त समझना है, क्या समझना है, गोला नहीं समझना है, वृत्त समझना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान जानते हैं 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, तो हल करेंगे 7 दूनी 14, तो 22 गुना कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, गुना कीजिए 28 दूनी 56, फिर 28 दूनी 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर, 616 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 55 नंबर क्वेश्चन यही बताते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है एक व्यक्ति समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो देखिए 3 समान दूरी है, तो यहां से यहां हमने मान लिया कि 3 समान दूरी है, इसे दो भाग में बांटेंगे तभी 3 समान दूरी होगा, इस प्रकार से, मतलब यहां से यहां की लंबाई हमने x मान लिया है, यहां से यहां भी कितना है x है और यहां से यहां भी कितना है x है, तो टोटल कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा कितना x प्लस x मतलब 3x किलोमीटर, इतना आप समझे, कुल दूरी कितना है 3x किलोमीटर। प्रश्न में दिया गया है कि ये चलता है कितना, पहला x दूरी चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ये सभी किलोमीटर को हमने माना है x किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में, दूसरा दूरी चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तीसरा दूरी चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो तीनों में कुल कितना समय लेता है 47 मिनट का समय लेता है। 47 मिनट को हम लिख सकते हैं कि 47/60 घंटा लेता है। घंटा में क्या लिखा हमने, मतलब आवर्स में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय को भी हमें घंटा में करना होगा, तो इधर लिख देते हैं समय कितना लिखा है 47 मिनट, मतलब 47/60 घंटा हो गया, h फॉर आवर्स मींस घंटा, तो इधर समय लिखे तो इधर भी हमें समय लिखना होगा, समय बराबर दूरी बटा 4, तो तीनों समय मतलब पहला तीनों जो समान दूरी तय की है, तो पहला दूरी को तय करने में कितना समय लिया, दूसरा दूरी को तय करने में, तीसरा दूरी को तय करने में जो समय लिया, तीनों को हम जोड़ देंगे तो 47 मिनट लगा है उसे, तो पहला समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, मतलब x बटा कितना करेंगे 3, उसके बाद यहाँ कितना करेंगे समय बराबर दूरी बटा 4 मतलब x बटा 4, उसी प्रकार से यहाँ पर x बटा 5, इतना आप समझे। अब इसे हल कीजिए, सिंपल है, 5 4 3 का लघुत्तम कितना होगा, अलग अलग संख्या है तो लघुत्तम निकालने के लिए गुना करते हैं, 3 चौक 12 25 60 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 3 60 में 3 से भागा देंगे तो 20 होगा, तो 20x, ये 4 में 60 में 4 से भागा देंगे तो 15 होगा, मतलब कितना 15x, 5 में 60 से भागा देंगे तो 12 होगा, मतलब 12 गुना x 12x बराबर 47
बटा 60। घंटा लिखते हैं, ये भी घंटा हो गया, एच लिखना जरूरी नहीं है, पहले भी आपको बता दिए थे। जोड़िए 20 15 35 हो गया, 35 से 12 कितना हो गया 47x बटे 60 बराबर 47 बटा 60 हो गया। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 47 से 47 मतलब एक बार में कैंसिल होगा ना। तो x का मान कितना चला आया 1। तो x का मान, कुल दूरी यही ना आपसे पूछ रहा है, कुल दूरी 3x किलोमीटर था, कुल दूरी था कितना 3x किलोमीटर। तो इसे आपको बताना है कितना हुआ जो, तो 3x मतलब 3 गुना 1, x का मान 1 आया, तो 3 गुना 1 मतलब क्या हो गया 3 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हो गया 3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर आया होगा क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान से देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक काष्ठ खंड की माप 15 बाई 12 बाई 20 है, मतलब 15 लंबाई 12 चौड़ाई और 20 ऊंचाई ऐसे सेंटीमीटर में दिया है। न्यूनतम परिमाप के ठोस काष्ठ घन के निर्माण के लिए ऐसे कितने पूरे खंडों की आवश्यकता पड़ेगी, जो बोल रहा है। न्यूनतम जैसे ही बोला प्रश्न में, न्यूनतम मतलब क्या हुआ कि कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब होता है एलसीएम। मतलब सबसे पहले बड़ा एक कास्ट दिया है, बड़ा कास्ट आपको पहले से समझना होगा, ये मतलब बड़ा एक हम घन बना देते हैं। कल भी एक क्वेश्चन था, मतलब पिछला सेट में भी, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब इसका एल दिया है, बी दिया है और एच दिया है। कितना कितना दिया है, दिया है 15 12 20, मतलब 15 20 12 इस प्रकार से दिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे दिया है, जैसे भी आप समझते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका दिया है, तो इसमें कम से कम कितना, मतलब एक और छोटा घन इस प्रकार से, मतलब ये तो पहला हुआ, उसी प्रकार से एक और होगा इस प्रकार से, ऐसे ये टोटल कितना होगा जो, ये कम से कम कितना इसमें जो पूछ रहा है क्या, न्यूनतम काष्ठ घन कितना होगा जो, ये तो बड़ा वाला घन हो गया ना, बड़ा वाला घन में कितना छोटा छोटा घन होगा जो। तो देखिए ऐसे बनाते हैं, पहले उसका मतलब टोटल जो हुआ एलसीएम निकालना होगा कितना का 15 20, मतलब एलसीएम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का कितना होगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 15 12 और 20, तो कितना होगा 15 12 20 का लसा आपको बताए थे, सिंपल 60 होगा। कैसे 60 होगा, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले चुनते हैं जिसका एलसीएम निकालना होता है। तो देखिए अब 20 का मल्टीपल करते जाते हैं, या 20 तो 20 से कट रहा है, 12 से 20 नहीं कट रहा है, तो कैसे नहीं कट रहा है, जो देखिए 12 में क्या होता है, आप ऐसे कर सकते हैं 3 चौके 12, तो 20 में तो 4 पहले से है, तो 3 ही इसको हम दे देते हैं, तो अब ये कट जाएगा 12 से, 12 25 60 हो रहा है, और 15 से भी 60 कट रहा है, मतलब 15 चौक 60, यानी कि 20 गुना 3 से लिखिए या 60 डायरेक्ट लिखिए, मतलब एलसीएम 60 हो गया। मतलब अब आपको बनाना है खंडों की संख्या, मतलब छोटे छोटे खंडों की संख्या जो पूछ रहा है प्रश्न में, पूरे खंडों की कितना आवश्यकता होगी, यानी कि खंडों की संख्या। तो किसी की संख्या निकालने रहता है, मतलब बड़ा वाला का आयतन जो भी लिखा है, मतलब बड़ा घन लिखा है तो उसका आयतन, और बटे जो छोटा घन लिखा है उसका आयतन। छोटा का घन का भुजा कितना चला आया 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख सकते हैं छोटे घन की भुजा कितना आपको निकाल दिए, एलसीएम जो निकाले वही ना हुआ, मतलब 60 मीटर में लिखा है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो 60 सेंटीमीटर हो गया छोटे घर की भुजा, तो छोटा का आयतन ये आपको पता होगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको आना चाहिए। तो बड़ा का आयतन कितना था 15 20 12 सेंटीमीटर में, तो नीचे जो आया ये भी सेंटीमीटर में, मतलब 60 गुना 60 गुना 60 होगा घन का आयतन। आप जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा के। अब इसे हल कीजिए, 15 चौक 60, 20 दिया 60, और ये 12 पचे 60, मतलब कितना चलाया, ये आपको चल जाएगा 4 12 पचे 60 ही चलाया। हाँ एक चीज गलती हो गया, बड़ा वाला का आयतन क्या हो जाएगा, बड़ा घन का आयतन तो ये नहीं हो जाएगा 60 गुना 60 गुना 60, ऐसे लिखेंगे ना 60 गुना 60 गुना 60, बड़ा वाला ये नहीं हो गया, बड़ा वाला घन हो गया मतलब 60। अब इसका जो शेप हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा ये 12, मतलब ये वाला छोटा हो गया 12 गुना 15 गुना 20, ये कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। कैसे करेंगे 12 पचे 60, 15 चौक 60, 20 दिए 60, तो 5 गुना 4 गुना 3, 5 गुना 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 5 चौक 20 दिया 60, मतलब जो एलसीएम था वही आ गया, मतलब 60 टोटल खंडों की संख्या हो गई, मतलब इतना खंड टोटल होगा, मतलब 60 खंड। ऑप्शन नंबर कितना है 60, ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल क्वेश्चन था, खंडों की संख्या निकालना, मतलब बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन, जो एलसीएम निकाले तो ये बड़ा का आयतन, मतलब इस अगर जो इसे हम फिर घन बनाए, पहले था साइज इसका एल बी एच, मतलब लंबाई 15, कोई आयताकार काष्ठ खंड था
घनाकार, उसको हम घन बना देंगे। तो घन बनाए तो उसका भुजा चला आया कितना 60 सेंटीमीटर। मतलब बड़ा जो घन बना इसका भुजा 60 चला है, एल भी 60, बी भी 60 और एच भी 60। मतलब एल हुआ 60, ये बी हो गया 60, एच भी 60। तो इसका आयतन हो गया 60 गुना 60 गुना 60 बड़ा का आयतन, और छोटा मतलब जो उसमें ये वाला कास्ट अटेगा इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है एल बी एच, मतलब छोटा वाला का एल बी एच दिया है। तो ये कितना अटेगा, जो इसका लेंथ है 15, इसका ब्रेथ मतलब चौड़ाई है 20 और इसका हाइट कितना है 12। तो ये बड़ा वाला साइड का घन बना जो 60 60 60 का, तो इसका आयतन घन का आयतन कितना हो गया 60 गुना 60 गुना 60। और छोटा जो मतलब घन है उसे घना बोलेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो घना बोलेंगे। तो मतलब बड़ा वाला घन में छोटा छोटा कितना घना बटेगा जो, तो कितना बड़ा वाला घन का आयतन 60 गुना 60 गुना 60 बटा छोटा घन का छोटा जो घना हुआ उसका आयतन 12 गुना 15 गुना 20। हल किए तो आंसर चला आया 7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मात्र 10 मिनट के अंदर 3 4 5 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 तक इसमें पूरा है मैथ, उसके बाद 62 से रीजनिंग था, तो मैथ का सॉल्यूशन ही करेंगे सिर्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक व्यक्ति मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम मतलब नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत दिशा में नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बताइए। आपको इतना अंडरस्टूड रहना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ क्या होगा चाल नाव की, धारा के साथ नाव की चाल होगा x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगा x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में बोल रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है। मतलब धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगा x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है चाल में है, x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध नाव की चाल है। मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। तो इतना बराबर दिया गया है आपके प्रश्न में। ये चाल है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कितना दूरी 3/4 को लिख सकते हैं 3/4 किलोमीटर में दिया है 3/4 किलोमीटर, इसे ही बोलते हैं 3/4। कितना समय दिया है, समय दिया है 11.1/4 मिनट। तो 11 × 4 = 44 1 45/4 मिनट, इसे हम लिख सकते हैं 45/4 मिनट। तो मिनट को हमें घंटा में बदलना होगा। जैसे 30 मिनट रहता है तो इसे घंटा में कैसे बदलते हैं 60 से भाग देकर, मतलब 30/60 ये घंटा हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें घंटा में से बदलना होगा, मतलब ऐसे 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे, यहाँ 60/1 लिखेंगे, बात बराबर है। तो 1/60 ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हो गया। अब पूरा हो गया घंटा में, इतना आप समझते होंगे। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो देखिए एक लाइन आगे बढ़ाकर लिख रहे हैं। ये तो 3/4 ऐसे है ही, और ये देखिए 4 × 60 है जो ऊपर जाएगा ना, 4 × 60 ऊपर में जाएगा, और ये 45 × 1 नीचे से रहेगा। इसे हल कीजिए तो ये 4 से 4 पहले कैंसिल हो जाएगा, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ 4 बचा ना। यानी कि x माइनस ये 4 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा भी काट सकते हैं, यानी कि x - 22 का मान कितना चला आया 4। पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद देखिए x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा के साथ चाल दिया है आपका, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल कितना दिया है, मतलब व्यक्ति की चाल आपको प्रश्न में दिया गया है कि कितना दिया गया है 3/4 तो चलता है धारा के साथ, तो बचेगा 1/4 ना, कि 3/4 वापस लौटने में, मतलब 3/4 जाता है और 3/4 जितना जाता है उतना ही आएगा। मतलब अगर जो यहाँ से यहाँ टोटल जाता है 3/4, मतलब 3/4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा 45/4 मिनट का, तो वापस आने में भी तो 3/4 किलोमीटर ही लगेगा ना। इतना आपको समझना चाहिए। मतलब जाने में जो दूरी तय किया वही दूरी आने में तय करेगा, मतलब 3/4 किलोमीटर तो पहले यहाँ लिखेंगे ही, इतना लिखें। उसके बाद समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है आपको वापस लौटने में 7.5 मिनट, मतलब 7 × 14 = 15/2 मिनट। इसे घंटा में बदलेंगे तो 1/60 से गुना करेंगे, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसे हल कीजिए तो 3/4 पहले ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 7 ऊपर जाएगा और ये 15 गुना 1 नीचे ऐसे रहेगा। तो हल कीजिए 15 चौक 60, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल कर सकते हैं, तो x प्लस y का मान कितना चला आया 6। अब समझिए x माइनस y कितना है 4 और x प्लस y कितना है 6। इसे हल करेंगे मतलब जोड़ देंगे तो प्लस y माइनस y कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। x को क्या मानते हैं आपको पता है, x होता है जो नाव या व्यक्ति की चाल, नाव या जो भी व्यक्ति होता है उसकी चाल, नाव या व्यक्ति की चाल होता है जिसे हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव या व्यक्ति की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। उसके बाद y किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसको मानते हैं, धारा या जो भी चीज रहता है जिसे जल भी लिख सकते हैं की चाल, धारा की चाल पूछता है तो y का मान निकालते हैं। y कैसे निकलेगा, x 5 हो गया तो y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़कर 6 है। मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। ये पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर बता रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट एवं 15 घंटा एवं 20 घंटा में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी है जो 25 घंटा में खाली कर देता है। मतलब 3 नल है, नल ए है, बी है और सी है। पहला नल भरने वाला है, दूसरा नल भरने वाला है, तीसरा नल है जो खाली करने वाला है। टाइम दिया है, पहला नल है जो किसी टंकी को 15 घंटा में भरता है और दूसरा नल है जो किसी टंकी को 20 घंटा में भरता है, तीसरा नल है जो किसी टंकी को 25 घंटा में खाली कर देता है। तो टोटल काम कितना हमें करना होगा आपको पता होना चाहिए, 15 20 25 का एलसीएम। तो 15 20 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 25 सबसे पहले बड़ा संख्या चुन लेंगे 25 और 25 में 5 गुना 5 लिखेंगे तो 20 में भी 5 गुना 4 है, मतलब 5 दोनों में कॉमन है तो 4 इसे हम दे देते हैं। तो अब कितना हो गया 25 चौक 100 हो गया। तब ये 25 मतलब कट रहा है। अब इसके बाद देखिए 15 से 100 नहीं कटता है तो 15 में क्या होता है 5 गुना 3 होता है ना, 15 में क्या होता है 5 गुना 3। तो इसमें से पहले सबसे पहले 5 तो है नहीं, अब 3 इसमें नहीं है तो 3 इसे हम दे दिए। मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, ये एलसीएम किसका हम निकाल रहे हैं 15 20 और 25 का। इस प्रकार एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या 25 चुने, उसके बाद 25 में 4 से गुना किए, उसके बाद फिर 3 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100 300। इस प्रकार 300 आपका कुल एलसीएम हो गया। मतलब हमें 300 यूनिट काम करना है। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए, 15 से 300 में भाग देंगे, मतलब 300 में से 15 से भाग देंगे तो कितना होगा 15 दूनी 30 मतलब 20, और ये मतलब 20 में इससे भाग देंगे तो कितना होगा 15 और 25 में भाग देंगे तो कितना होगा 12। आप दे सकते हैं भाग 25 से तो कितना हो जाएगा 12, मतलब 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। आप देखिए प्रश्न में दिया गया, हाँ चिन्ह सही किसे लिखेंगे, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो खाली करने वाला है उसे माइनस साइन से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न दिया है आगे कि प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। तीनों नल को एक साथ खोलना है, तो पहला है जो 20 की क्षमता से भरता है, दूसरा 15 की क्षमता से भरता है, तीसरा 12 की क्षमता से खाली करता है। तो तीनों को एक साथ खोलेंगे, तो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना होगा प्लस 20 प्लस फिर प्लस 15 और प्लस माइनस 12। तो क्या हो जाएगा 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। इतना आप समझे, मतलब 15 में से 12 घटाएं तो 3 हुआ और 20 और 3 23 हो गया। तो 23 यूनिट मतलब टोटल हमें निकालने। यहाँ पर 10 घंटा बाद सी को बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब 10 घंटा तक तीनों नल ए बी और सी चला है। तो कितना काम हुआ है, मतलब 23 गुना 10 मतलब 230 काम हो गया। इतना यूनिट काम हो गया है। टोटल हमें काम करना है कितना, कुल काम करना है हमें 300 यूनिट। कुल काम करना है 300 यूनिट। 300 यूनिट में से 23 गुना 10 मतलब 23 गुना 10 कितना हो गया 230। तो 230 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, मतलब 300 में से घटा देंगे 230 तो 70 काम हमें करना है। 70 काम कौन करेगा, सी तो चला गया, बचा ए और बी, मतलब ए ही करेगा, ए और बी दोनों करेगा। तो 70 काम करना है हमें, 70 यूनिट काम करना है ए और बी के यूज करके। मतलब ए 20 के क्षमता से काम करता है, बी 15 के क्षमता से।
मतलब 20 प्लस 15, तो 20 प्लस 15 कितना होगा 35, तो 70/35 यानी कि 2, यानी कि आपको समय निकल कर चला है। ए और बी मिलाकर कितना 2 घंटा में काम कर देगा, यानी कि ए और बी काम करेगा, या यह नल है तो ए और बी 2 घंटा में भर देगा जब सी चला जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में कि टंकी कितने समय में भरेगी। ऐसे पहले 10 घंटा में भरा रहा था ना, प्रश्न दिया है कि 10 घंटे बाद, प्रश्न ये लिखा था ना 10 घंटे बाद सी चला जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर देते हैं, 10 घंटा बाद सी को बंद कर देते हैं ना, तो सी को बंद कर देते हैं तो बच्चा ए और बी, तो ए और बी ही काम करेगा शेष काम। तो ए और बी कैसे अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, तो 15 20 35 मतलब 70/35, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा में काम कर देगा। तो 2 घंटा में काम कर देगा, तो पहले करता था 10 घंटा में, अब सी के चले जाने के बाद 2 घंटा में काम कर रहा है ए और बी, तो टोटल मतलब कुल समय कितना हो जाएगा, पहले 10 घंटा और ये 2 घंटा सी के जाने के बाद, तो कुल कितना हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, 60 एंड 61। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, 3 क्वेश्चन और है, 5 मिनट या 10 मिनट लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक सीडी की पहली 1000 प्रति बनाने का व्यय 100 रुपये प्रति सीडी है। 1000 सीडी बनाना है 100 रुपये प्रति सीडी की दर से, मतलब 100 रुपये प्रति सीडी, यानी कि प्रति मतलब 1 होता है, तो एक सीडी का बनाने का खर्चा 100 रुपया है, तो 1000 सीडी बनाने का खर्चा कितना होगा 1000 गुना x, पहले इतना समझे 1000 गुना x हो गया इतना रुपया। उसके बाद आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, इसके बाद हर प्रति बनाने का खर्च 22 रुपया है। 1000 प्रति बनाएंगे, उसके बाद जो भी बनाएंगे उसमें खर्चा 22 रुपया है। यदि z संख्या 1000 से अधिक है, z है जो 1000 से अधिक है, मतलब z हो सकता है 1001, 1002 या कितना भी 1000 से ज्यादा है z, तो क्या लिखेंगे, अगला जो दिया गया है z है जो 1000 से अधिक है, मतलब z माइनस 1000 लिखेंगे। अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो इतना का बनाने का खर्चा कितना है, आपके प्रश्न में दिया है 22 रुपया, 22 रुपया, तो गुना 22 करेंगे, यही कुल खर्च होगा। तो ये कुल खर्च टोटल हो गया, इसे हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 1000 गुना x और ये 22 गुना z हो जाएगा और 1000 y। अब देखिए 1000x 1000 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस y और प्लस y। ये ऑप्शन नंबर आपका है, सिंपल इसे हल करना था, ऑप्शन नंबर ये डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये हमने पिछला वीडियो में भी बताया था। दो गाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को जो तेज गाड़ी में 5 सेकंड, धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई बताइए। ये आपको कितना बार बताए थे, तेज गाड़ी की लंबाई बताना है। प्रश्न में बोल रहा है तेज गाड़ी की लंबाई, तो लंबाई मतलब बोल सकते हैं एक तरह से दूरी, मतलब तेज गाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर होता है ना 4 गुना समय। तो यहाँ पर चाल सापेक्षिक चाल होगा ना, क्यों होगा सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। पहला ट्रेन की चाल है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा सेम डायरेक्शन में, मतलब इसी दिशा में, दूसरा ट्रेन की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर से सापेक्षिक चाल कितना होगा आपको पता होना चाहिए। सापेक्षिक चाल जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया सापेक्षिक चाल। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय कितना दिया है, समय दिया है आपको प्रश्न में 5 सेकंड, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, मतलब 20 गुना 5/18 होगा मीटर प्रति सेकंड में हो गया। तो यहाँ पर चाल लिखेंगे क्या 20 गुना 5/18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में समय, ये हो गया 4 और गुना समय, समय आपके प्रश्न में दिया है कितना 5 सेकंड, समय दिया है 5 सेकंड। बस इसे हल कीजिए आपको टोटल दूरी निकल जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, तो 25 गुना 10 तो 250 हो जाएगा ना, 250/9। तो इसे हल करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ही देख सकते हैं 27 23 पूर्णांक 2/9, तो ये तो नहीं होगा, 3 में 2 शून्य 7 260 और ये वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए 27 भी नहीं होगा,
27.7/9, 27 नंबर 243 होता है, 243 में 7 जोड़ेंगे तो 250/9। हाँ, तीसरा ऑप्शन हो रहा है 27.7/9 मीटर में। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको बेसिक समझाने के लिए लिखे थे ऊपर में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? 10,000 लिखा है कि 1 लाख लिखा है, 3 2 5 0, 1 लाख रुपया। ठीक, 1 लाख रुपया की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में विभाजित निवेश किया गया है। पहला पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है, दूसरा पर 11% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। यदि 1 साल बाद कुल ब्याज 9.3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? इसे आप एलिगेशन इसमें लगाकर तुरंत बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से बन जाएगा। एलिगेशन का ही ये क्वेश्चन दिया है। देखिए दिया गया है, पहला ऐसे लिखते हैं, पहला यहाँ दूसरा लिखते हैं, दोनों को मिलाकर 1 लाख है, और तीसरा मतलब दोनों को मिला लेंगे जो यहाँ पर लिखेंगे बीच में। तो पहला पर कितना 9% ब्याज लगता है। ठीक, दूसरा पर कितना ब्याज लगता है? दूसरा पर लगता है आपका ब्याज 11%, और दोनों को मिलाने पर कितना लग रहा है ब्याज? 9.3/4। 9.3/4 का मतलब क्या होता है? 9 चौक 36 और 3, 9 चौक 36 और 3 मतलब 39/4%। अब देखिए इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं और इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस कीजिए। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 4 नंबर 36 मतलब ये तो कम है, मतलब 9 पॉइंट समथिंग है, मतलब इसमें से इसे घटा देंगे, या परसेंट हटा ही देते हैं, परसेंट लिखना जरूरी नहीं है। मतलब क्या लिखेंगे? 11/1 माइनस 39/4। उसी प्रकार से इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 39/4। अब इसे हल कीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 में से 39 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। और ये देखिए 5/4 हुआ, यहाँ 9 चौक 36 में से 39 घटा देंगे तो 3/4 हुआ। इतना समझे आप? तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5:3 हो गया। इतना आप समझे? यानी कि टोटल राशि कितना था? 1000। तो 1000 रुपया को बांटना है कितना में? 5:3 में। तो पूछ रहा है आपका दोनों का राशि, 1000 को बांटना है, 1000 को 5:3 में बांटना है। तो 1000 को 5:3 में बांटना है तो सिंपल आप जानते होंगे, 5 और 3 मतलब कितना हुआ? 8। मतलब 8 रेशियो का वैल्यू दिया है कितना? 1000 नहीं 1 लाख दिया है। 1 लाख का वैल्यू कितना है? मतलब 8 रेशियो का वैल्यू है 1 लाख। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 1 लाख बटा कितना? 8। इसे कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 100 गुना 1000 समझने के लिए, तो 125 बार में कैंसिल हो जाता है, मतलब 125 100। तो पहला भाग निकालेंगे, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 5 गुना 125 पर 2 जीरो, और 3 दूसरा भाग मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 गुना 125 पर 2 जीरो। तो 125 बचे कितना होता है? 625 पर 2 जीरो, और दूसरा ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 12 3 36 37 375 पर 2 जीरो। तो ये आपका पहला भाग और ये दूसरा भाग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 625 पर 2 जीरो, और उसी प्रकार से 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 375 पर 2 जीरो। यही दोनों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हमने पूरा 61 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया। मैथ सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन हो गया। ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन हो सकता था, मतलब ये जो सेट था कुछ तो पहले जो जितना सेट मारे उससे टफ ही है, इसमें टाइम भी आप ज्यादा लगाए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे 2001 तक पूरा हमने सॉल्यूशन कर दिया। 2001 में टोटल 5 सेट पूछा था, तो ये जो था लास्ट था, मतलब लास्ट सेट का सॉल्यूशन किए हैं 2001 ईयर वाला। अब 2002 में पहला सेट करेंगे, 2002 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी का उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे, और रीजनिंग का भी कर सकते हैं अगर जो बोलेंगे तो देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।